बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 जो है ये मेरी अपनी नंबरिंग है, यानी चैप्टर नंबर 1 जो है वो केनेथ एच रोज़न जो हमारी मेन टेक्स्ट है उसमें चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी नहीं है, तो ये हमारी अपनी नंबरिंग है। तो हमारी नंबरिंग के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है सेट थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अपनी प्राइमरी स्टडीज़ के अंदर इसको डिस्कस कर लेता है, लेकिन इनिशियली आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यानी सेट्स क्या होते हैं और कितनी तरह के सेट्स होते हैं और सेट पे कौन कौन सी अलजेब्रा अप्लाई की जा सकती है, कौन कौन से लॉज लग रहे होते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें, एंड देन फिर हम कुछ इसके एडवांस वर्जन यानी प्रूफ की तरफ हम बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को ज़रूर आप डिटेल तक देखें, एंड तक देखें और इसको ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ। तो सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ ऑल ब्रांचेस टू ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ऑलमोस्ट जितनी भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है उन तमाम ब्रांचेस के अंदर जो है वो सेट थ्योरी कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में प्रेजेंट ज़रूर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट थ्योरी फाउंड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन बाय जॉर्ज कैंटर। ये 1895 टू 1918 तक इनका लाइफ ड्यूरेशन है। तो जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था 1895 में। तो इट मीन्स कि सेट थ्योरी जो है हमारे पास एक बहुत ही ओल्ड थ्योरी है, यानी जब मैथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी तो वहाँ पर सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम बना और फिर इसको अप्लाई किया गया कई जगहों पर। तो चलें हम ग्रेजुअली इन सब की डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द सेट। अब ध्यान से आपने इन सारी चीज़ों को देखना है। सेट क्या होते हैं? अ सेट इज़ डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। अगर आप इसको सिर्फ ये कहते हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप याद रखें कि इसकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है कि अ सेट इज़ अ डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर इनकेस आपको ये नहीं समझ आई कि वेल डिफाइन से क्या मतलब है, तो हम आगे चलते हैं। वेल डिफाइन मीन्स देयर आर नो एम्बिग्यूटी एज टू वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू इट। वेल डिफाइन की सिंपल मीनिंग्स ये है कि किसी भी किस्म की हमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उस एलिमेंट के लिए जो कि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। अगर आप नोट करें तो ये बेसिकली कलर्स हैं, राइट। तो ये कलर्स का बेसिकली सेट है और ये वेल डिफाइन है, ठीक है जी। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। सबको पता है कि अगर इस सेट के अंदर ग्रीन लिखा हुआ है तो वो ग्रीन ही का मतलब है, यानी सब इस चीज़ को जानते हैं। तो इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना हो तो उसे हम कहते हैं वेल डिफाइन। अब इस एम्बिग्यूटी से क्या मतलब है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। एक सेट में आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूँ, द सोल्यूशन सेट ऑफ अ क्वेश्चन। एक सोल्यूशन सेट बनाना चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन का जिसका नाम है हु इज़ प्रेसिडेंट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि हु इज़ प्रेसिडेंट का आप जो आंसर है उस आंसर का एक सेट बनाएं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे। अब वो क्वेश्चन कैसे रेज होंगे? आप में से कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ये प्रेसिडेंट का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर ये जो प्रेसिडेंट हैं, क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ नेशन है, या वो प्रेसिडेंट ऑफ कंपनीज़ हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी क्लब के प्रेसिडेंट हैं। ऑफ कोर्स अगर आप नोट करें, क्योंकि जब तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि सेट में जो एलिमेंट है वो एम्बिगियस रहेगा। तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ कि वो प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली वो कौन सा प्रेसिडेंट है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने इसके सोल्यूशन सेट का कोई इस क्वेश्चन का जो है वो आपने एक सोल्यूशन सेट बनाना है, तो ऑफ कोर्स इस चीज़ की एम्बिग्यूटी यहाँ पर रहती है कि इस किस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। फिर ये कि ये जो प्रेसिडेंट है ये पास्ट में एग्जिस्ट करता है या प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है, अगेन एक क्वेश्चन रेज हो जाता है। तो याद रखें इसके जो भी एलिमेंट आप लिखेंगे वो एम्बिगियस होंगे, क्योंकि अगर आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सपोज़ कर रहे होंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ नेशन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है वो प्रेसिडेंट ऑफ कंपनीज़ भी हो सकता है। तो इस तरह की अगर एम्बिग्यूटी अगर आपको मिलती है तो याद रखें
कि वो सेट वेल डिफाइन नहीं होगा, और अगर सेट वेल डिफाइन नहीं होगा तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा वेल डिफाइन का कॉन्सेप्ट हो गया होगा, और अगर नहीं आया तो चलें एक एग्जांपल आपके सामने और डिस्कस करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं आपसे कि द कलेक्शन ऑफ अ गुड स्टूडेंट एट IBA। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक सेट बनाना है जिसमें आपने कौन से स्टूडेंट्स लिखने हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। तो फॉरनी डिफरेंट क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप में से कुछ लोग जो IBA से बिलोंग नहीं करते, उनको ये नहीं पता होगा कि ये IBA जो है वो स्कूल को रेफ़र करता है या कॉलेज को रेफ़र करता है या यूनिवर्सिटी को रेफ़र करता है। फॉरन एक एम्बिगस क्वेश्चन आएगा। फिर आप में से कुछ लोग इस चीज़ को फोकस करेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन टू बी गुड, कि गुड होने का मतलब क्या है, ये गुड कौन सा है, गुड क्या है। फिर इसमें से कुछ बात ये होगी कि आप जिस कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ अ गुड स्टूडेंट, ये कलेक्शन कहाँ पर है। ये कलेक्शन जो है वो रेफ़र करता है कि द पास्ट और द प्रेजेंट स्टूडेंट। हमें क्या पता कि हम पास्ट स्टूडेंट के लिए बनाना चाह रहे हैं, कलेक्शन करना चाह रहे हैं, या प्रेजेंट स्टूडेंट्स का। तो अगर आप नोट करें कि ऑल दीज स्टेटमेंट इज़ एम्बिग्यूअस, इट इज़ नॉट क्लियर विच स्टूडेंट आर द मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन, हेंस द कलेक्शन इज़ नॉट वेंटिफाइड। ठीक है जी। तो आप ये समझ लें कि आप सेट के अंदर उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे जिनके लिए कोई एम्बिगियस क्वेश्चन रेज ना होता हो। तो ऐसे सेट्स जिनके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी होती है, यानी ये डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो सेट वेल डिफ़ाइंड नहीं है। और अगर वो सेट वेल डिफ़ाइंड ना हो तो इनफैक्ट वो सेट भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको इसकी डेफिनेशन, तो आप ज़रा मुझे बताइए कि सेट की डेफिनेशन क्या बनी। तो सेट की डेफिनेशन होती है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और ये बात तय है कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं सेट्स। बहुत सारे सेट्स आपने अब तक देखे हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ फला, सेट ऑफ फला, बहुत सारे सेट्स आपने पढ़े हैं। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो काफ़ी सारे सेट आप अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो बात मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। राइट। इसी तरीके से जो सेकेंड डेफिनेशन है आपके पास, द नोटेशन फॉर सेट। हम नॉर्मली जो है वो करली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। द नंबर्स और एलिमेंट, जो सेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको नंबर्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं ऑफ अ सेट लिस्टेड आउट बिटवीन फ्लावर्स ब्रैकेट। ये फ्लावर ब्रैकेट कहलाती है, और मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। तो जो सेट है उसके लिए हम मिडिल ब्रैकेट की नोटेशन को यूजली यूज़ करते हैं, और ये कहलाता है रोस्टर मेथड। यानी रोस्टर एक साइंटिस्ट था, और उसने बताया था कि आप सेट, इसके इन करली ब्रैकेट के दरमियान जो कुछ लिखा होगा हम उसे सेट कहेंगे। ठीक है जी। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं अगर ये सेट से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दी है। इसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड। ये कहलाता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दिस इज़ एक्स। ये जो सिंबल है, ये सिंबल सच दैट का सिंबल है। ठीक है जी। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज़ सच दैट। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक्स सच दैट, एक्स सच दैट इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। राइट। तो ये आपके पास कुछ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, वो डेफिनेशन है आपके पास, नेक्स्ट क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। द नंबर ऑफ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है आपके पास जिसके 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आप इन एलिमेंट को काउंट कर लें 1 2 एंड 3, तो इसको हम कहते हैं इसकी कार्डिनैलिटी। इसको हैश ऑफ ए से भी शो किया जा सकता है, या ए के मॉड बनाकर, यानी ए का मैग्नीट्यूड बनाकर भी शेयर किया जा सकता है, या जो इसकी फेमस नोटेशन है वो है एन ऑफ ए, जिसे आपने याद होगा कि प्रोबेबिलिटी में आप इसको इसी तरीके से यूज़ करते हैं। राइट। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। तो कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज़ इक्वल टू 3। सपोज एक एग्जांपल है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसका मतलब है कि इस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, तो ए ई आई ओ यू, एक्चुअली 5 नंबर्स होते हैं, तो 5 इसकी कार्डिनैलिटी होगी। राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ अ सेट। बेसिकली हम सेट को 2 डिफरेंट तरीक़ों से फॉर्म कर सकते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मेशन मेथड है उसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जो सेकंड फॉर्मेशन मेथड है वो हम कहते हैं बिल्डर नोटेशन। यूजली हम अपने प्राइमरी क्लासेस और सेशंस के अंदर जो है वो हम टेबुलर फॉर्म से डील करते हुए आए हैं। इसका टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि सेट के अंदर किसी किस्म के नंबर्स लिखे होते थे हमारे पास, लेकिन अब हमारा ज़्यादातर काम सेट बिल्डर नोटेशन से होगा। यानी हम सेट को कम्प्लीटली डिफ़ाइन उसकी प्रॉपर्टीज से कर रहे होंगे। राइट।
यानी हम ये कहेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बेसिकली सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि हम उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। तो दो डिफरेंट फॉर्म होती हैं, वो होती हैं टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर्मली इसको किस तरह डिफाइन करते हैं ज़रा देख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट का मतलब होगा इफ़ अ सेट इज़ डिफाइंड बाय एक्चुअली लिस्टिंग इट्स मेंबर, जो मेंबर्स उनको लिस्ट कर दें आप सिंपली ABCD, दिस इज़ नोन एज टेबुलर फॉर्म, राइट। हाँ, जो थोड़ी सी डिफरेंट बात है वो बात है आपके पास बिल्डर नोटेशंस, राइट। अब ये सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं, या बिल्डर नोटेशंस भी कहते हैं, या बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इफ़ अ सेट इज़ डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टीज़ विच इट्स एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई, यानी एक आपके पास सेट ऐसा हो जो जिसको डिफ़ाइन किया जा रहा हो उसकी प्रॉपर्टी से, राइट। यहाँ पर नंबर्स को लिस्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसको उसकी प्रॉपर्टी से डिफ़ाइन किया जाता है, राइट। और हम ये कहते हैं कि उसके जो भी एलिमेंट होंगे वो तमाम एलिमेंट उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर होंगे। मिसाल के तौर पर एक सेट P सपोज कर लें, जिसको रोस्टर मेथड से करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, और इसको इस तरह कहा गया है x सच दैट x। अब सच दैट को लिखने के कई तरीके होते हैं, ऑफ कोर्स ये जो स्लैश मैंने डाला है इसे भी आप कहते हैं सच दैट, राइट। अच्छा जी, ये वाला जो साइन है ये साइन कहलाता है बिलोंग्स टू, और ये जो मैंने साइन बनाया है इस साइन को हम कहते हैं एंड। याद रखना है, आगे चलकर भी बताऊंगा, ये साइन कहलाता है एंड, और ये जो साइन है V वाला साइन स्मॉल, ये कहलाता है और, राइट। तो ये कुछ बातें अभी आपने देखनी है, आगे चलकर भी ये बातें इसी तरीके से यूज़ होती रहेंगी, क्योंकि सेट थ्योरी एक कंप्लीट फाउंडेशन है बेसिकली। आगे चलकर जो लॉजिक आप पढ़ेंगे या फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें, तो कहते हैं कि x जो है सच दैट x, यानी सपोज करते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं वो x हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, प्रॉपर्टीज से। अब उसकी क्या प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कि इस सेट के जो भी एलिमेंट हैं x, वो तमाम के तमाम नेचुरल नंबर से होने चाहिए, इट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड और उसके साथ साथ क्या चीज़ है कि x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी वो तमाम नंबर्स जो 3 का मल्टीपल्स हों। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर होगा 3, फिर 3 2 6, फिर 3 3 9, जो तमाम नंबर्स 3 के मल्टीपल्स हैं वो तमाम के तमाम नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और नोट करें कि वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी होंगे। तो इस तरह के नोटेशंस में नंबर्स को लिस्ट नहीं किया जाता, बल्कि प्रॉपर्टीज़ को फोकस किया जाता है, यानी इस सेट को डिफ़ाइन किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से। और हम ये कह रहे होते हैं कि वो तमाम एलिमेंट जो इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो इसके मेन एलिमेंट होते हैं। इसी तरीके से एक सेट T है जो कहा जाता है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। एंड इसको इस तरह भी कॉमा भी लिख सकते हैं, x इज़ द इवन लेस देन 9, यानी x की वो तमाम वैल्यूज़ जो नेचुरल नंबर से होंगी और वो तमाम वैल्यूज़ जो लेस देन 9 होंगी। तो वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टेबुलर फॉर्म इसकी बन सकती है, राइट। तो याद रखना है कि सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हम सेट को उसकी प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं, और हम ये कहते हैं कि विच इट्स एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई, उसके जो एलिमेंट है वो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरीके से एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर जो भी मेंबर्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम प्राइम नंबर से होने चाहिए। एंड वो प्राइम नंबर्स x की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 15 तक। तो 2 और 15 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स हैं वो सेट का पार्ट होंगे, राइट। तो इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, इसको हमने आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, राइट। सेट की कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट जल्दी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। फाइनाइट सेट, अ सेट विद अ फैमिली ऑफ अ नंबर ऑफ अ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। सपोज कीजिए कि एक सेट है जिसमें कुछ इनिशियल वैल्यू भी है और जिसकी कोई फाइनल वैल्यू भी है, तो इट मीन्स कि एक फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड में एक बिल्डर नोटेशन है, इसमें कहा जाता है कि नेचुरल नंबर से मेंबर्स बिलोंग करते हैं, और एक तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, सेकंड ये कि जो x है वो 3 और 9 के दरमियान होना चाहिए, यानी जिसकी इनिशियल लिमिट भी हो और फाइनल लिमिट भी हो, तो हम कहेंगे कि वो फाइनाइट सेट है। इसी तरीके से एक सेट C है जिसमें हम कहते हैं कि मंथ ऑफ द ईयर, और ऑफ कोर्स के वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो चूँकि ये फाइनाइट है तो हम फाइनाइट नंबर ऑफ ईयर। सिमिलरली जो सेकंड है उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, अ सेट विद द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो स्टार्ट होता है 1 से 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। या फॉर एग्जांपल x सच दैट x बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू वो जो इंटीजर से बिलोंग करती है, और वो इंटीजर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो एक्चुअली इनफाइनाइट सेट होगा।
इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल सी क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तमाम इंटीजर्स को, यानी हम इसको इसी बात को यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये तमाम इनफाइनाइट सेट्स होंगे। नेक्स्ट है आपके पास नल सेट और एम्प्टी सेट। द सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो सिंबल हमारे पास होता है फाई और एम्प्टी ब्रैकेट्स, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। तो अब ये ना कीजिएगा कि इस फाई के नोटेशन को इसके साथ लिख दें, तो अगर फाई के नोटेशन को इस सेट के इनसाइड इसका पार्ट बना देंगे तो एक्चुअली वो भी इसका एलिमेंट काउंट होगा, फिर वो सेट नल सेट नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो इन दोनों में से कोई एक नोटेशन को आपने इस्तेमाल करना होता है। मिसाल के तौर पर एक सेट बिल्डर नोटेशन है जिसमें सेट को, एक एग्जांपल है जो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखी गई है जिसके अंदर x को उसकी प्रॉपर्टी से डिफाइन किया जाता है। तो प्रॉपर्टी है कि x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी इसके जो एलिमेंट हैं वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करते हैं, एंड x इज़ ऑड। और दूसरी बात यहाँ पर ये की जा रही है कि x ऑड होना चाहिए। तो वो तमाम ऑड नंबर्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं एक्चुअली इस सेट के मेंबर्स होंगे। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा ऑड नंबर बता सकते हैं जिसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए और उसका आंसर 4 आ जाए? ऑफ कोर्स कोई भी आंसर नहीं है। तो ऑफ कोर्स कि इसका जब हम सेट बनाएंगे तो वो एक नल सेट होगा। इसी तरीके से लिखा हुआ है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी x जो है वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को 9 से डिफाइन किया जाता है और हम कहते हैं कि x इवन है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसे वैल्यू बता सकते हैं जो इवन भी हो और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर रही हो? तो ऑफ कोर्स हमारे पास कोई भी ऐसा सिंगल नंबर नहीं है जो इवन हो और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सेट बनेगा वो कौन सा सेट होगा? वो आपका एक नल सेट होगा। इसी तरीके से कहते हैं x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के लिए जब x की वैल्यू 2 निकालते हैं और 2 यहाँ पर पुट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती, तो यहाँ से भी नल सेट बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको नल सेट समझ आ गया होगा। एंड देन इक्वालिटी ऑफ अ सेट। If two sets A and B are said to be equal and written as A is equal to B if both have the same element. Suppose एक सेट है A B C B C A। आपको ये बात पता है कि सेट्स के अंदर एलिमेंट को इंटरचेंज किया जा सकता है जबकि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। ये कभी भी B, C के बराबर नहीं होगा, लेकिन सेट के अंदर इन एलिमेंट को इंटरचेंज करके लिखा जा सकता है। लेकिन ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर A B C तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये जो सेट है ये इक्वल सेट है, राइट। तो ये दोनों सेट इक्वल हो गए। और वैसे अगर मैं इसकी स्पेशली पूछूँ कार्डिनलिटी क्या है तो वो कार्डिनलिटी 3 के इक्वल होगी। इसी तरीके से डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ़ नो एलिमेंट ऑफ A इज़ इन B एंड नो एलिमेंट ऑफ B इज़ इन A। सपोज कीजिए कि 1 2 3 का एक सेट है A एंड XYZ का एक सेट है B। अगर आप नोट करें तो 1 जो है वो B से बिलोंग नहीं करता, तो 1 डजेंट बिलोंग टू B, 2 डजेंट बिलोंग टू B एंड 3 डजेंट बिलोंग टू B। इसी तरीके से अगर मैं X आपसे कहता हूँ कि क्या X A में एग्जिस्ट करता है या मौजूद है, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। तो X डजेंट बिलोंग टू A, Y डजेंट बिलोंग टू A एंड Z डजेंट बिलोंग टू A। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर हम डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन लें तो याद रखें उसका इंटरसेक्शन हमेशा एक नल सेट आएगा, फाई सेट आएगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है इक्वलेंट ऑफ अ सेट। इक्वालिटी का मतलब ये है कि सेट के तमाम एलिमेंट्स वही होने चाहिए, यानी दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है जी। जबकि इक्वलेंट ऑफ सेट का मतलब ये है कि लेट A एंड B आर टू सेट्स, द सेट A एंड B आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ A इज़ इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। अगर सेट्स की कार्डिनलिटी सेम होती है तो उसको हम कहते हैं इक्वलेंट, और अगर सेट के मेंबर्स या एलिमेंट सेम हो तो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट। नेक्स्ट जो हम चलते हैं उसका नाम है सबसेट ऑफ अ सेट एंड अ सुपर सेट। सपोज कीजिए कि दो सेट है A एंड B आर टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट B देन A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ B। सिंपल सी बात है, सबसेट, और आप इसको इस तरह लिखते हैं, ये सबसेट का सिंबल है। तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। सपोज कीजिए कि एक सेट है 1 2 3 और सेट B है आपके पास 1 2 3 4। तो अगर आप नोट करें तो 1 2 3 जो है वो इस सेट B के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेट A इज़ अ स्मॉल सेट और सबसेट ऑफ B। और अगर आप चाहें तो उसको यूँ भी कह सकते हैं कि B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A, राइट।
तो आप इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, यानी A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। सिमिलरली 2 पावर n जो है वो सबसेट निकालने के लिए फार्मूला है। सपोज़ इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, तो n की जगह अगर आप 4 रखेंगे तो इस सेट B के 16 सबसेट्स बनेंगे। अब अगर आपको पता है कि सबसेट्स के बेसिकली दो तरह के सबसेट्स होते हैं, एक सबसेट, हर सेट अपने सेट का एक खुद सबसेट होता है, हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में बनाया है, और एक बाकी जो सेट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई एलिमेंट जो है होता है अपने ओरिजिनल सेट से मिसिंग होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो सेट्स हैं उनको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली टाइप उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी का मतलब है, मिसाल के तौर पर मेन सेट है 1 2 3 4 और आपके पास है 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 आप कह रहे हैं कि वो जो है इसका सबसेट है, ऑफ कोर्स इसका सबसेट होगा, और 1 और 2 बराबर भी नहीं है, यानी ए और बी बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है देन ए इज सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी वो आगे चल कर बताते हैं। तो इसको और सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं, देयर एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट इन ए। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए बी में, एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट इन ए, जो ए में ना हो। ठीक है, और अगर दोनों ये बराबर हो जाएं तो उसका मतलब है कि वो सेट ऑफ कोर्स सबसेट तो होता है, क्योंकि हर सेट अपने सेट का एक सबसेट होता है। और अगर ए और बी बराबर हो जाएं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 का एक सबसेट 1 2 3 भी है, तो 1 और 2 3 1 2 3 बराबर भी हैं, तो इस तरह के हम सबसेट को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। राइट। तो सपोज कीजिए कि एक सेट है 2 3 एंड 4 और ये लिखा हुआ है 2 3 एंड 4, तो 2 3 एंड 4 इसका पार्ट है 2 3 एंड 4 इसका पार्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका और बी का एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा है जो सेट बी का जो ए से बिलोंग नहीं करता, तो हम ये कहते हैं कि इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जो 5 सेट होता है और एम्प्टी सेट जो भी होता है इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो तमाम सबसेट का प्रॉपर सेट होता है। ठीक है, प्रॉपर का मतलब कोई एक नंबर मिसिंग होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 हैं, एक सेट बनता है 2 3 4, तो ऑफ कोर्स के 2 3 4 के अंदर जो मेन सेट का एक नंबर मिसिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है जी। और अगर सारे नंबर्स बराबर हों तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है। एक छोटी सी बात नोट करें यहाँ पर, वो ये कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि भाई ये है ए और ये है आपके पास बी दोनों, तो ए सबसेट है बी का और बी ए का सबसेट है, ए का सबसेट, इसका मतलब है ए और बी बराबर होंगे। ठीक है जी, तो ये होता है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट्स के लिए, तो वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक सेट है 1 एंड 2, इसके जब आप सबसेट्स बनाते हैं, मान लें कि एक सबसेट है इसका 1, इसका जो ये सबको मैं बी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 सपोज़ कीजिए कि एक और इसका जो सबसेट है वो है 1 2, और सपोज़ कीजिए कि एक इसका 5 सेट भी होगा सब। ठीक है जी, तो ये सारे सबसेट हैं, तमाम सबसेट को मैं बी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप नोट करें कि बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये सब सबसेट है, लेकिन ए और बी ये वाले दोनों बराबर हैं, ए और बी ये सेट बराबर है, तो इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर। और यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर। ठीक है जी, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर को इस तरीके से शो किया जा सकता है एग्जाम्पल के थ्रू। आसान सी चीज़ है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब हमने प्रॉपर पढ़ लिया, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इम्प्रॉपर सबसेट की। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी, यानी सबसेट भी हो और बराबर भी हो, तो ऑफ कोर्स के जो हर सेट जो है वो हर सेट अपने सेट का एक सबसेट होता है। देन ए इज़ सेट टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ई एंड डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो अगर आप चाहें प्रॉपर सेट के जो सिंबल होते हैं वो सिंपल ये वाले सिंबल होते हैं, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इम्प्रॉपर सबसेट में सिर्फ आपने यहाँ पर एक नॉट का निशान या क्रॉस का निशान आपने यहाँ पर लगा देना होता है। ठीक है जी, तो ये कौन सा सेट होगा, इम्प्रॉपर। मिसाल के तौर पर एक सेट है 1 2 3 4, ये 2 3 4, तो अगर आप नोट करें कि ए जो है वो बी का एक सबसेट है, क्योंकि हर सेट अपने सेट का एक सबसेट होता है। और अगर आप ये नोट करें कि ए और बी की जो कार्डिनलिटी है वो भी बराबर है और ए और बी खुद भी बराबर है, यानी इक्वल हैं दोनों सेट, तो उसको हम कहते हैं कि ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर आप इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं पावर सेट की। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और रह गई यहाँ पर, एवरी सबसेट इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट इटसेल्फ, मैंने कई दफ़ा आपको बता दिया।
पावर सेट में हम करते ही हैं कि जो भी हमारे पास किसी सेट के जो सबसेट्स होते हैं उनको अगर आप उनका भी एक सेट बना लें तो उसे हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है जी, एक सेट है आपके पास A, R and S और इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। कैसे? इस फार्मूले से 2 पावर n से। अगर आप इसको सबसेट बनाने के बाद अगर आप उसको एक और ब्रैकेट के अंदर रख दें, उसका एक सेट बना दें तो हम कहते हैं पावर सेट। राइट। अच्छा जी, यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इफ़ ऑल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर द सबसेट ऑफ अ फिक्स सेट U इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सपोज़ कि मैं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, या प्लेन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन। उस प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तमाम के तमाम जो है हम कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है जी। और यूनिवर्सल सेट्स के अंदर आप अब मिसाल के तौर पर एक सेट है 1 2 3, एक सेट है 3 4 5, एक सेट है 7 8 9। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या पॉसिबल है, याद रखना है कि तमाम छोटे छोटे सेट्स का यूनिवर्सल सेट जो होता है वो तमाम सेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट होते हैं। तो 1 से लेकर जितने भी नंबर्स उन तीनों के तीनों सेट्स के अंदर है, या इन शॉर्ट जो भी यूनियन सेट इसका बनेगा वो उसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है जी। तो यूनिवर्सल सेट अंडर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि जिन सेट्स को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वो तमाम के तमाम सेट जो हैं वो एक फ़िक्स सेट का सबसेट होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ये तमाम के तमाम जो सेट्स हैं जो अब तक हमने एलडी क्लासेस पढ़े हैं, इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? तो ऑफ कोर्स इनका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर तमाम सेट्स जो है वो आ जाते हैं। इसी तरीके से कुछ बहुत ही बेसिक सा थ्योरम है, आगे चलकर हम इसको प्रूव भी करेंगे। वो थ्योरम ये है कि जो नल सेट है, द सब सेट ऑफ एवरी सेट, तमाम सेट्स का पहला जो सब सेट होता है वो उसका नल सेट होता है। फिर एवरी सेट इज़ अ सब सेट ऑफ इटसेल्फ। अभी पहले मैंने बताया कि हर सेट अपने सेट का सब सेट होता है और उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सब सेट। इसको इस तरह लिखें, और इसके लिए मैंने नोटेशन जो अभी आपको पढ़ाई है कि ए इज़ अ इम्प्रॉपर सब सेट ऑफ ए और बी। ठीक है जी। इसी तरीके से हम कहते हैं कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ अ सी, देन ऑफ कोर्स ए और सी जो है वो आपके सी के साथ सबसेट भी बना रहे होंगे। ये वो वाली बात है कि हम कहते हैं कि ये ए है और ये ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो बेसिकली सी का सबसेट है। तो ऑफ कोर्स के ये ए जो है वो सी का भी सबसेट होगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन लिखी जा सकती है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी एंड ए, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ। आगे चलकर मैं इसको प्रूव करना आपको बताऊँगा कि इसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर था वो यहीं पर हम एंड करते हैं, जिसके अंदर हमने सेट्स की डिफरेंट टाइप्स को जो है यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर हम सेट्स की जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको और उनके लिए कैसे नोटेशंस को यूज़ किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शंस क्या होती हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमने सेट थ्योरी और से रिलेटेड कुछ बातों को डिटेल से डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मेरा क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं सबके, और आप मुझसे फेसबुक या व्हाट्सएप या इस चैनल के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एक लेक्चर समझ आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें। बड़ी एफ़र्ट लगती है इस तरह के लेक्चर्स को आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आप इसको एक दफ़ा कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।